नमस्कार दोस्तों, लर्न विथ आरजे में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी पेपर 1 के सेकंड पार्ट को। इसका एक पार्ट पहले भी आ चुका है, जिसका लिंक आप यहाँ ऊपर दाहिने कोने में भी देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने इसका लिंक दे दिया है। उसमें हमने यूनिट 1 के चैप्टर्स के एमसीक्यूज को देखा था। आज हम यूनिट 2 के एमसीक्यूज को देखेंगे। फर्स्ट पेपर में यूनिट 1 और यूनिट 2 दोनों ही के क्वेश्चन आते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आपूर्ति के गठन के तत्व हैं। द एलिमेंट दैट इज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ सप्लाई इज। आपूर्ति कराधीन क्षेत्र में है। द सप्लाई इज इन अ टैक्सेबल एरिया। आपूर्ति कराधीन आपूर्ति है। द सप्लाई इज टैक्सेबल सप्लाई। वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या ये सभी, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑल ऑफ दीज। क्योंकि किसी भी आपूर्ति को निर्धारित करते समय हमें ये चीज़ें देखना होता है कि सप्लाई क्या टैक्सेबल एरिया में हो रही है कि नहीं। जैसे जीएसटी, भारत का जीएसटी भारत में लागू है। यदि सप्लाई भारत में हो रही है तो जीएसटी लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। दूसरा ये देखना होता है कि सप्लाई जो टैक्सेबल सप्लाई, यानी जिस माल की सप्लाई हो रही है वो टैक्सेबल है कि नहीं जीएसटी के अंतर्गत। जैसे भारत में पेट्रोल है, उस पर वैट लगता है, जीएसटी नहीं लगता है। पेट्रोल की जो बिक्री होगी वो आपूर्ति के तहत जीएसटी में नहीं आएगी। ठीक है। और वस्तु और सेवा दोनों के लिए अलग अलग रेट हैं, अलग अलग कैटेगरी में इसे बांटा गया है। इसलिए ये भी देखना पड़ता है कि वस्तुओं की आपूर्ति हो रही है, किस सेवाओं की आपूर्ति हो रही है। तो ये तीनों चीज़ें क्योंकि हमें देखनी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आपूर्ति में शामिल है लाइसेंस, बिक्री, पट्टा, या ये सभी। सप्लाई इंक्लूड्स लाइसेंस, सेल्स, लीज, या ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे भी आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ये सभी। क्योंकि आपूर्ति के अंतर्गत अनेक चीज़ें शामिल होती हैं, उसमें लाइसेंस, लीज और बिक्री भी शामिल होती है। मैं आपको एक नोट्स दिखा देता हूँ तो आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देखिए, प्रतिफल के बदले माल और सेवाओं की विभिन्न रूपों में आपूर्ति, यानी पूर्ति के विभिन्न रूपों को यहाँ बताया गया है। तो कौन कौन से रूप पूर्ति माने जाते हैं। यदि वस्तु का विक्रय होता है तो वो भी पूर्ति है। हस्तांतरण यानी ट्रांसफ़र होता है तो भी पूर्ति है। वस्तु विनिमय यानी कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता है तो भी। अदला बदली यानी बार्टर सिस्टम से कोई काम होता है तो वो भी सप्लाई में है। लाइसेंस भी सप्लाई में है। पट्टा यानी कि लीज भी सप्लाई में है। किराए पर देना यानी रेंट पे प्रॉपर्टी वगैरह को देना, वो भी आपूर्ति में आता है। और निपटान यानी डिस्पोजल यदि किसी संपत्ति का किया जा रहा है तो वो भी पूर्ति में शामिल होता है। तो ये आठों चीज़ें पूर्ति में शामिल हो सकती हैं। अगला प्रश्न देखिए, मानी गई आपूर्ति है। डिम्ड सप्लाई इज कैटरिंग सर्विसेज यानी कैटरिंग सेवाएं। किराया क्रय पर वस्तुओं की आपूर्ति यानी सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन हायर परचेज। संघ द्वारा अपने सदस्यों को सुविधाओं की व्यवस्था करना। प्रोविजन ऑफ फैसिलिटीज फॉर इट्स मेंबर बाय अ एसोसिएशन, या ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे भी आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। क्योंकि ये तीनों चीज़ें जो है मानी गई आपूर्ति में शामिल की जाती हैं। अगला प्रश्न है, बिना प्रतिफल के व्यापारिक परिसंपत्तियों का निजी उपयोग निम्न के अंतर्गत है। पर्सनल यूज ऑफ बिजनेस एसेट विदाउट रिटर्न इज एज अंडर। अनुसूची यानी शेड्यूल 1, अनुसूची यानी शेड्यूल सेकंड, अनुसूची यानी शेड्यूल थर्ड, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। शेड्यूल 1 फर्स्ट में आपको इसके बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, रिवर्स प्रभार के अंतर्गत कर देय की दशा में सेवा की आपूर्ति का समय क्या है। इन द केस ऑफ टैक्स पेएबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इज। तो देखो, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या होता है कि जो व्यक्ति वस्तु क्रय करता है वही टैक्स भी पे करता है। ठीक है, आमतौर पे क्या होता है, जो व्यक्ति वस्तु बेचता है
वो ग्राहक से कर कलेक्ट करता है और पे करता है गवर्नमेंट को। लेकिन आरसीएम में क्या होता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जो व्यक्ति वस्तु को क्रय कर रहा है वो खुद ही गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है, वो बेचने वाले को नहीं देता है। तो ऐसे केस में सेवा की आपूर्ति का समय क्या माना जाएगा? भुगतान किए जाने की तिथि यानी डेट ऑफ पेमेंट, सेवाओं को प्राप्त करने की तिथि, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सर्विस, चालान या बिल प्राप्ति की तिथि, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ इनवाइस और बिल, या ये सभी, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे अभी आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि अधिनियम में ये बताया गया है कि यदि रिवर्स चार्ज यानी रिवर्स प्रभार के अंतर्गत कोई वस्तु बेची जाती है तो ऐसे केस में इन तीनों तिथियों में जो सबसे पहले तिथि होगी उसे हम मानेंगे कि ये आपूर्ति का समय है। ठीक है, तो इन तीनों को ही आपको कंसीडर करना पड़ेगा, तीनों में देखना पड़ेगा सबसे पहले कौन सा काम हुआ है। सबसे पहले बिल जारी किया गया है, कि सबसे पहले वस्तु या सेवा प्रोवाइड की गई है, या सबसे पहले पेमेंट किया गया है। जो डेट सबसे पहले होगी उसी को आपूर्ति का समय माना जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, लेन देन में आपूर्ति के स्थान को निर्धारण करने के लिए कौन सी मान्यता या मान्यताओं का प्रयोग किया जाता है? विच एग्जम्पशन और एग्जम्पशंस आर यूज्ड इन डिटरमाइनिंग द प्लेस ऑफ सप्लाई इन अ ट्रांजेक्शन। यानी कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है तो उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई को कैसे निर्धारित किया जाएगा, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है? सेवा प्रदान करने वाले का स्थान, द लोकेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, सेवा प्राप्तकर्ता का स्थान यानी लोकेशन ऑफ द सर्विस रिसिपेंट, सेवाओं के उपयोग करने का स्थान, द लोकेशन ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ सर्विस, या ऑल ऑफ दीज, ये सभी। तो देखो ये यहाँ पे तीनों बातें सेवाओं के बारे में कही गई है, यानी सेवाओं की आपूर्ति के स्थान को कैसे निर्धारित किया जाएगा, उसमें किन किन चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा, इसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ये सभी, ऑल ऑफ दीज। क्योंकि सेवाओं का आपूर्ति का स्थान कैसे निर्धारित होता है, आइए एक चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, सेवाओं की आपूर्ति के स्थान का निर्धारण। सेवाओं की आपूर्ति क्या तो पंजीकृत व्यक्ति को की जाएगी या अन्य व्यक्ति को, यानी जो पंजीकृत नहीं है उससे की जाएगी। यदि पंजीकृत व्यक्ति को आपूर्ति की जा रही है तो जिस व्यक्ति ने सेवा को प्राप्त किया है उसी के स्थान को आपूर्ति का स्थान मान लिया जाता है, इसमें कोई और कंडीशन नहीं है। लेकिन यदि जिस व्यक्ति को सेवा दी गई है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो ऐसे केस में हमें दो चीज़ें देखनी है। एक तो देखना है कि क्या उसका पता रिकॉर्ड में कहीं अवेलेबल है। यदि रिकॉर्ड में पता अवेलेबल है तो प्राप्तकर्ता के स्थान को हम आपूर्ति का स्थान मानेंगे, और यदि रिकॉर्ड में पता उपलब्ध नहीं है यानी अन्य मामलों में, ऐसे केस में आपूर्तिकर्ता का जो स्थान है यानी जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उस व्यक्ति के स्थान को ही आपूर्ति के स्थान को मान लिया जाता है। ठीक है, तो तीनों चीज़ों को हमने ध्यान में रखा कि नहीं रखा? यहाँ पे हमने सेवा प्रदान करने वाले के स्थान को भी देखा है, सेवा प्राप्त करने वाले के स्थान को भी देखा है, और सेवाओं के उपयोग करने के स्थान को भी देखा जाता है कई बार। ठीक है, तो ये सभी यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आईजीएसटी अधिनियम की धारा 10 सब सेक्शन 1E के अनुसार वाहन द्वारा माल की आपूर्ति का स्थान क्या होगा? द प्लेस ऑफ सप्लाई according to the section 10 subsection 1E of IGST Act in the case of goods delivered on board a vehicle is, जहाँ से माल भेजा गया है, where the goods has been sent from, जहाँ से माल वाहन पे चढ़ाया गया हो, where the goods has been loaded on the vehicle, जहाँ से वाहन से माल उतारा गया हो, where the goods has been unloaded from the vehicle, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द दीज। तो देखो, जब किसी वाहन से माल की आपूर्ति होती है और ये यदि पब्लिक ट्रांसपोर्ट है यानी बस, ट्रेन, हवाई जहाज़ या पानी का जहाज़ है, तो ऐसे केस में जहाँ पर माल को चढ़ा दिया जाता है, पहली बार जहाँ पे माल चढ़ता है उसी को आपूर्ति का स्थान माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अभी इसके बारे में भी आपको चार्ट के माध्यम से मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, माल की आपूर्ति का स्थान धारा 10 सबसेक्शन 1E यहाँ पे है। ठीक है,
1E यहाँ पे है, 1A 1B 1C 1D 1E 1F। ठीक है, तो यहाँ पे देखो माल की आपूर्ति, जब माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाना शामिल किया जाए, यानी जब माल एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जा रहा है अपने निजी वाहनों में, तो माल की अंतिम सुपुर्दगी जहाँ पे होती है, यानी फाइनल डिलीवरी जहाँ पे होती है, उसे आपूर्ति का स्थान मानते हैं। दूसरा है तीसरे पक्ष के निर्देश पर आपूर्ति द्वारा माल को किसी स्थान पर भेजना, यानी खरीदार एक व्यक्ति है, बेचने वाला दूसरा व्यक्ति है, और किसी तीसरे व्यक्ति के कहने पर बेचने वाले ने खरीदने वाले को माल पहुंचाया। तो ऐसे केस में तीसरे पक्ष के व्यापार के मुख्य स्थान को आपूर्ति का स्थान माना जाता है। ठीक है, ना पहले पक्ष के स्थान को माना जाएगा, विक्रेता के स्थान को भी नहीं माना जाएगा, क्रेता के स्थान को भी नहीं माना जाएगा किसे, तीसरे व्यक्ति के व्यापार के स्थान, जिसके कहने पे माल की सप्लाई हुई है। इसके बाद देखिए तीसरा कंडीशन क्या है, जब आपूर्ति में माल का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना शामिल ना हो, यानी अपने काउंटर से ही हम माल बेच रहे हैं, कहीं पहुंचाने की जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। तो ऐसे में माल की अंतिम सुपुर्दगी यहाँ से मिलती है, यानी यदि दुकानदार अपने काउंटर पे माल बेच रहा है तो काउंटर पे ही वो डिलीवर कर दिया जाएगा, तो वही आपूर्ति का स्थान माना जाएगा। चौथा देखिए, यदि आपूर्ति में आपूर्ति स्थल की स्थापना शामिल है, यानी किसी चीज़ को किसी जगह पे ले जाकर सेट कर देते हैं हम, तब बिक्री पूरी होती है यदि, तो जहाँ पर उस वस्तु को स्थापित किया गया है, यानी कि जहाँ पे इसे इंस्टॉल किया गया है, उसे आपूर्ति का स्थान माना जाएगा। अब देखिए जब माल को किसी वाहन, ट्रेन, हवाई जहाज़, पानी के जहाज़ आदि से आपूर्ति के लिए भेजा जाए, तो वह प्रथम स्थान जहाँ से माल को ऐसे वाहन पर लादा गया हो, यानी जहाँ पे लदाई हो गई उसी को आपूर्ति का स्थान मान लिया जाएगा। अभी जो क्वेश्चन था इसी पर बेस्ड था। और अन्य किसी आपूर्ति के लिए जो इन पांचों कैटेगरी में ना आती हो, उसके लिए आपूर्ति के स्थान को क्या मानेंगे, जीएसटी परिषद द्वारा चिन्हित स्थल। ज़्यादातर माल तो इन्हीं 5 तरीके से बेचा जाता है। यदि कोई ऐसी विशेष चीज़ की आपूर्ति होने लगे तो ऐसे केस में जीएसटी परिषद ने जैसा उसके बारे में कहा हो उसके अनुसार उसे तय कर लिया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, कोरियर द्वारा माल के परिवहन के संबंध में पंजीकृत प्राप्तकर्ता की दशा में माल की आपूर्ति का स्थान होगा इन केस ऑफ रजिस्टर्ड रिसिपेंट इन द रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय कोरियर, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स विल बी। प्राप्तकर्ता का स्थान, द लोकेशन ऑफ द रिसिपेंट, द लोकेशन ऑफ सप्लायर यानी आपूर्तिकर्ता का स्थान, किसी अन्य व्यक्ति का स्थान, लोकेशन ऑफ एनी अदर पर्सन, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो देखो कोरियर के माध्यम से जब माल की सप्लाई हो रही है, यानी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम इसमें किया जा रहा है, भले कोरियर सर्विस के माध्यम से किया जा रहा हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के माध्यम से नहीं किया जा रहा है। कोरियर सर्विस एक डिलीवरी सर्विस है। ठीक है, और पंजीकृत प्राप्तकर्ता को माल की सप्लाई हो रही है। पंजीकृत प्राप्तकर्ता के पते के बारे में जानकारी आसानी से मिल जाती है। तो प्राप्तकर्ता का स्थान जो होगा वही आपका आपूर्ति का स्थान माना जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पोस्टपेड मोबाइल कनेक्शन के मामले में आपूर्ति का स्थान क्या होगा। इन केस ऑफ पोस्टपेड मोबाइल कनेक्शन द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी। आपूर्तिकर्ता का स्थान, द लोकेशन ऑफ सप्लायर। सेवा प्राप्तकर्ता के बिल में दिया गया पता, द एड्रेस गिवन बाय द बिल ऑफ द सर्विस रिसिपेंट। सेवा प्राप्त करने का स्थान, द लोकेशन ऑफ रिसीविंग द सर्विस, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो देखो पोस्टपेड मोबाइल कनेक्शन की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सेवा प्राप्तकर्ता के बिल में दिया गया पता, द एड्रेस गिवन ऑन द बिल ऑफ द सर्विस रिसिपेंट, यानी जो सेवाओं को ले रहा है उसने सेवाओं के रजिस्ट्रेशन के समय, बुकिंग के समय जो पता दिया है वही बिल में छप के आएगा और उसी पते को आपूर्ति का स्थान माना जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन के मामले में आपूर्ति का स्थान क्या होगा। इन केस ऑफ प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी। जिस स्थान से कनेक्शन के लिए भुगतान किया जाता है, प्लेस वेयर पेमेंट इज मेड फॉर द कनेक्शन। देखो ये प्रश्न का बाकी ऑप्शन नहीं आया है, तो यही ऑप्शन वैसे सही भी है।
जिस स्थान पर कनेक्शन के लिए भुगतान किया जाता है उसी को आपूर्ति का स्थान माना जाता है प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत कर मुक्त है। टैक्स फ्री गुड्स अंडर गुड्स एंड सर्विस टैक्सेज। खुला अनाज एवं दलहन, अनपैक्ड ग्रेन एंड पल्सेज, ये तो है ही है। पैक्ड गेहूं या खाद्यान्नों का आटा, पैक्ड व्हीट एंड सीरियल्स फ्लोर्स, नहीं। यदि खाद्यान्न को पैक कर दिया जाए तो पैक किए गए खाद्यान्न के ऊपर जीएसटी लग जाता है। आलू चिप्स की वेयर हाउसिंग ऑफ द पोटैटो चिप्स, तो पोटैटो चिप्स भी जो है वो टैक्सेबल सप्लाई है। और जब ये दोनों ऑप्शन गलत हो गया तो उपर्युक्त सभी तो होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। खुले अनाज और दालें ये जो है कर मुक्त वस्तु मानी जाती है। अगला प्रश्न है, वस्तु और सेवा कर के अंतर्गत कर मुक्त माल नहीं है। गुण, शक्कर, कृषि पदार्थों का विज्ञापन शुल्क या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि गुड़ बनाते वक्त और शक्कर बनाते वक्त भी खेती के माध्यम से मिलने वाले सामान की प्रोसेसिंग हो जाती है, गन्ने की प्रोसेसिंग हो जाती है, और जिस सामान की प्रोसेसिंग हो गई उसके ऊपर जीएसटी लगा दिया गया है। तो गुड़ और शक्कर के ऊपर भी जीएसटी लगता है। और विज्ञापन के लिए कोई खर्च किया गया है, भले वो कृषि पदार्थों का ही विज्ञापन है, विज्ञापन के ऊपर भी जीएसटी लगता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसानों को आपूर्ति की दशा में करमुक्त माल नहीं है। द टैक्स फ्री गुड्स इज नॉट इन द केस ऑफ सप्लाई टू फार्मर, यानी किसानों को जो माल सप्लाई किया जाता है उसमें से कौन सा माल कर मुक्त नहीं है। कृषि उपकरण यानी एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट, रासायनिक खाद, केमिकल फर्टिलाइजर, पशु आहार, कैटल फीड या प्रमाणित बीज, सर्टिफाइड सीड। तो देखिए, किसानों के लिए कृषि उपकरण, पशु आहार और बीज, प्रमाणित बीज, ये तीनों कर मुक्त होते हैं, लेकिन रासायनिक खाद यानी कि केमिकल फर्टिलाइजर कर मुक्त नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को विक्रय की दशा में कर मुक्त माल नहीं है। टैक्स फ्री गुड्स इज नॉट इन केस ऑफ सेल्स टू द स्टूडेंट। स्लेट, चाक स्टिक, बुक्स या पेन। तो देखो, छात्रों के लिए स्लेट, पुस्तकें और चाक स्टिक ये तीनों कर मुक्त माल हैं, लेकिन पेन जो है ना, पेन को कर मुक्त नहीं रखा गया है, ये जीएसटी के दायरे में आता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, रेलवे द्वारा यात्री परिवहन की कौन सी सेवाएं वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत कर मुक्त हैं। विच सर्विस ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाई रेलवे इज एग्जेम्प्ट अंडर जीएसटी। कोई भी श्रेणी इन एनी क्लास, प्रथम श्रेणी कोच इन द फर्स्ट क्लास कोच, वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी कोच इन एयर कंडीशन सेकेंड क्लास कोच, या प्रथम श्रेणी और वातानुकूलित कोच को छोड़कर अन्य कोई श्रेणी इन एनी क्लास अदर देन फर्स्ट क्लास एंड एयर कंडीशंस कोच। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। रेलवे द्वारा यात्री परिवहन सेवाओं में जो जनरल कैटेगरी और स्लीपर कैटेगरी के कोच होते हैं उनके टिकट के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। जो एसी कोच होते हैं या फिर फर्स्ट क्लास का कोच होता है उसके ऊपर जीएसटी लगाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रदत्त कौन सी सेवा कर मुक्त नहीं है। विच सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज नॉट एग्जेम्प्टेड अंडर जीएसटी। यहाँ नॉट एग्जेम्प्टेड पूछ रहा है, यानी कौन सी सेवा कर मुक्त नहीं है, यानी किसके ऊपर कर लगेगा। विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों को परिवहन सुविधा, इसके ऊपर कर नहीं लगता है। प्रतियोगी परीक्षाएं संचालित करने से आए, इसके ऊपर तो कर लगता है। बच्चों की सुरक्षा एवं देखरेख की सेवा, इसके ऊपर भी कर नहीं लगता है। स्कूल संचालित करने से प्राप्त शुल्क, तो स्कूल फीस के ऊपर भी कर नहीं लगता है। तो प्रतियोगी परीक्षाएं संचालित करने से जो आय होती है
वो कर मुक्त नहीं है, उसके ऊपर टैक्स लगता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वस्तु एवं सेवा कर की गणना की जाती है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज कैलकुलेटेड ऑन समव्यवहार मूल्य पर ट्रांजैक्शन वैल्यू, कर योग्य मूल्य पर टैक्सेबल वैल्यू, लागत मूल्य पर एट कास्ट प्राइस या वास्तविक मूल्य पर एक्चुअल प्राइस। तो देखो, जीएसटी का कैलकुलेशन कभी भी टैक्सेबल सप्लाई के वैल्यू पर होता है, ठीक है, यानी कर योग्य मूल्य पर कर का निर्धारण, कर का कैलकुलेशन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कर योग्य मूल्य की गणना में शामिल नहीं होगा, विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल वैल्यू। पैकिंग लागत, पैकिंग कॉस्ट, विक्रय पश्चात सेवा चार्ज आफ्टर सेल्स सर्विस चार्जेज, डिजाइन का खर्च यानी डिजाइनिंग एक्सपेंसेज, या प्राप्तकर्ता द्वारा चुकाया गया माल उतराई व्यय अनलोडिंग चार्ज पेड बाय द रिसिपेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। यदि प्राप्तकर्ता द्वारा माल को उतारने के लिए कोई व्यय किया गया है या उसे चुकाया गया है तो ये टैक्सेबल नहीं होता है। बाकी तीनों चीज़ें कर योग्य मूल्य गणना करते वक्त जोड़ी जाती हैं। ट्रांजैक्शन वैल्यू यानी जितने रुपए में माल बेचा गया उसमें ये सब एडिशनल कास्ट को जोड़ा जाता है, तब टैक्सेबल वैल्यू हमें पता चलती है। अगला प्रश्न है, वस्तु और सेवा कर लगाया जाता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज लेवीड ऑन सेवाओं की प्राप्ति पर, रिसीविंग ऑफ सर्विसेज, सेवाओं के संचालन पर, ऑपरेशन ऑफ सर्विसेज, सेवाओं के उपयोग पर, यूजेज ऑफ सर्विसेज, या सेवाओं की आपूर्ति के मूल्य पर, वैल्यू ऑफ सर्विस सप्लाइड। तो यहाँ पे भी आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सेवाओं की आपूर्ति का जो मूल्य होगा, जो वैल्यू हम चार्ज करते हैं सेवाओं के बदले में, उसके ऊपर जीएसटी लगता है। अगला प्रश्न है, वस्तु और सेवा कर लगाया जाता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज लेवीड इकोनॉमी क्लास वायु यातायात सेवा पर, ऑन इकोनॉमिक क्लास एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, उर्वरक का रेल मार्ग द्वारा परिवहन करने पर, ऑन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फर्टिलाइजर बाई रेल, समाचार पत्र पत्रिकाओं के परिवहन पर, ऑन द कैरेज ऑफ न्यूज़पेपर एंड पीरियडिकल्स, शयनयान श्रेणी में यात्रियों के परिवहन पर, ऑन द कैरेज ऑफ पैसेंजर्स इन स्लीपर क्लास। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। वायु यातायात सेवा यानी एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस में चाहे आप इकोनॉमी क्लास का टिकट लीजिए चाहे बिजनेस क्लास का लीजिए, दोनों पर जीएसटी लगता है, ठीक है। बाकी ये तीनों सेवाओं पर जीएसटी नहीं लगता है। शयनयान श्रेणी यानी स्लीपर क्लास में रेलवे में कोई टिकट नहीं लगता है। समाचार पत्र और पत्रिकाओं के परिवहन पे भी कोई जीएसटी नहीं है। उर्वरक यानी फर्टिलाइजर को जब रेल मार्ग से परिवहन किया जाता है तो उसके ऊपर भी कोई जीएसटी नहीं लगता है, यानी उसके ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्च होता है उसके ऊपर कोई जीएसटी चार्ज नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, वस्तु और सेवा कर नहीं लगता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज नॉट लेवीड आयोडाइज नमक पर, ऑन आयोडाइज सॉल्ट, सैनिटरी के सामान पर, ऑन सैनिटरी गुड्स, बिस्कुट एवं चॉकलेट पर, ऑन बिस्किट एंड चॉकलेट, अमूल दूध पर, ऑन अमूल मिल्क। तो देखो, आयोडाइज नमक पर जीएसटी नहीं लगता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। बाकी सैनिटरी का सामान यानी आपके नल हो गए, बाथरूम का जो फिटिंग्स वगैरह होता है उस पर भी जीएसटी है। बिस्कुट और चॉकलेट पर भी जीएसटी है। और पैकेट बंद दूध पर, अमूल दूध पैकेट बंद ही आता है, तो पैकेट बंद दूध पर भी जीएसटी लगता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि एक मशीन का मूल्य 18% वस्तु एवं सेवा कर सहित 29,500 रुपये है तो कर योग्य मूल्य क्या होगा। इफ द कास्ट ऑफ मशीन इज 29,500 इंक्लूडिंग 18% जीएसटी देन द टैक्सेबल वैल्यू विल बी। तो देखो, जीएसटी कभी भी टैक्सेबल वैल्यू पे लगता है। तो मान लो टैक्सेबल वैल्यू 100 रुपये है और इसके ऊपर 18% जीएसटी लगा दिया गया, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 118 रुपये हो गई। अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमें दिया है 29,500, तो हमें ये निकालना है कि यदि 29,500 रुपये 118 रुपये के इक्विवेलेंट है तो हमारा कर योग्य वैल्यू यानी 100 रुपये के इक्विवेलेंट कितना अमाउंट होगा। तो हम क्या करेंगे, 29,500 को
118 से डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा आंसर आएगा 25,000 और यही टैक्सेबल वैल्यू होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इसे रिवर्स भी आप चेक कर सकते हैं। 25,000 रुपये टैक्सेबल वैल्यू है, इस पे 18% GST चार्ज कर दीजिए। 18% कितना होगा 25,000 का? 18% 4,500 रुपये, और दोनों को जब जोड़ देंगे तो आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा 29,500 रुपये। वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत सेवा प्रदाता द्वारा वस्तुओं की अलग आपूर्ति क्या है? सेपरेट सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अ सर्विस प्रोवाइडर इज व्हाट अंडर GST? पूर्णतः कर योग्य फुल्ली टैक्सेबल, आंशिक कर योग्य पार्शियल टैक्सेबल, पूर्णतः कर मुक्त फुल्ली एग्जेम्प्टेड, या आंशिक कर मुक्त पार्शियल एग्जेम्प्टेड। तो देखो, यदि कोई सर्विस प्रोवाइडर है और अपने सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए वो कोई इक्विपमेंट देता है, कोई वस्तु की सप्लाई करता है, तो सेवा के ऊपर तो GST जो लगना है वो लगेगा ही, इस वस्तु के ऊपर भी अलग से GST चार्ज किया जाएगा। जैसे DTH आप लेते हैं टीवी चलाने के लिए, जो केबल सर्विस है, तो आपको DTH पे चैनल देखने के लिए जो पे करना है वो सेवा है, उसके ऊपर GST लगता ही है। DTH प्राप्त करने के लिए आप जो छतरी लगवाते हैं वो एक अलग वस्तु है, और उसको यदि आप खरीदते हैं तो उसके ऊपर भी GST आपको अलग से देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू।